नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के तहत मुगलों का पतन इस विषय पर बात करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं कि किस प्रकार मुगल सत्ता कमज़ोर हुई है, और जब कोई सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो लाजमी दूसरी सत्ता उसको ओवरटेक करती है। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मुगलों के पतन, मुगलों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अपने शासन को स्थापित किया। यदि हम बात करें मुगलों में, तो औरंगजेब वह अंतिम मुगल सम्राट था। किस रूप में अंतिम? जिसका एकीकृत रूप से हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा था। वैसे तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड हुआ, परंतु मैं इस रूप में कह रहा हूं कि मुगलों में औरंगजेब जो था, वहां तक एक जो शासन था, बड़े से पार्ट पर शासन था हिंदुस्तान का। परंतु उसके पश्चात जो भी उसके वंशज हुए वो इतने मजबूत नहीं थे कि एक बड़े पैमाने पर एकीकृत रूप से हिंदुस्तान पे अपने शासन को स्थापित करते। इसीलिए मुगलों का पतन प्रारंभ माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु से। 3 मार्च 1707 अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों का पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में। और औरंगजेब की 5 पुत्र थे। 2 पुत्रों की मृत्यु औरंगजेब के जीते जी हो गई थी, और 3 के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। औरंगजेब जो था वह राज्य के बंटवारे के लिए वसीयत लिख गया था, जिसमें उत्तराधिकारी का युद्ध ना हो। वसीयत के अनुसार जो लिखा था उसमें कि उसकी इच्छा थी कि उसके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिले तथा उसकी राजधानी दिल्ली हो। आजम को आगरा, दक्कन, मालवा तथा गुजरात मिले, और उसके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले। अब होता क्या है हकीकत में कि मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु का के समय काबुल का सूबेदार था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर मुअज्जम आगरा के लिए रवाना होता है। और अब क्या होता है, वसीयत अपनी जगह है और जो लालच है वो अपनी जगह। इस प्रकार मुअज्जम क्या करता है कि वह अपने दोनों भाइयों को पराजित करता है और बहादुर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण एक युद्ध है, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ जो स्थान है वो आगरा के समीप है, और इस युद्ध में बहादुर शाह, वही मुअज्जम, अपने भाई आजम को पराजित करता है। तो 1707 18 जून 1707 को जजाऊ का युद्ध होता है, और ये युद्ध बहादुर शाह और आजम के मध्य होता है, जिसमें आजम मारा जाता है। और इसके बाद मुअज्जम अपने दूसरे भाई कामबख्श को बीजापुर के युद्ध में पराजित करता है। तो बीजापुर का युद्ध जो होता है वो बहादुर शाह अर्थात मुअज्जम और कामबख्श के मध्य होता है। कामबख्श घायल होता है और उसकी अगले दिन मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र भी युद्ध में मारा जाता है। इस प्रकार बहादुर शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर जब मुअज्जम बैठता है तो उसका उम्र 63 ईयर्स था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अधिकतर युवा ही होते हैं, रहे हैं मैक्सिमम जो सिंहासन पर बैठे हैं। परंतु मुअज्जम एक बुजुर्गी के समय, ये क्वेश्चन बन सकता है वह कौन सा मुगल बादशाह था जो इस उम्र में या ढलती उम्र में सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। अब अगर हम बात करें
तो बहादुर शाह जो था बड़ा ही अपने शासन जो था, राजकाज था, उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया करता था। इसलिए उसको एक उपाधि है शाहे बेखबर। ये क्वेश्चन आता है, शाहे बेखबर किसको कहा गया है? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना गया है। और जो शाही बेखबर उपाधि थी वो दी थी काफी खां ने। क्वेश्चन बन जाता है, ये आता है कि शाह बेखबर उपाधि किसने दी थी? काफी खां ने दी थी। तो ये उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है उसमें ये 63 वर्षीय बहादुर शाह विजय होता है और अपना शासन शुरू कर देता है। औरंगजेब ने जो अपनी संकीर्णवादी नीतियां जो बनाई थी उसमें कुछ बदलाव करता है, हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाता है और इस प्रकार अपने शासन को आगे बढ़ाता है। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करता है, क्योंकि औरंगजेब के समय गुरु तेग बहादुर को मारा गया था। इस कारण सिखों से एक दूरी थी, परंतु बहादुर शाह कोशिश करता है। हम देखते हैं इस पॉइंट में कि बहादुर शाह को सिखों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख नेता बंदा बहादुर अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने भयंकर लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेल मिलाप की कोशिश तो गुरु गोविंद सिंह के साथ हुई, परंतु एक अफगान द्वारा नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। ये प्रश्न आता रहा। नांदेड़ बड़ा सा गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या यहां पर होती है। उसके बाद 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म में अंतिम गुरु। और फिर ये गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है और गुरु ग्रंथ साहब एक पवित्र पाठ्य पुस्तक को माना जाता है, सिखों का आदर्श धर्म पुस्तक। परंतु जो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था बंदा बहादुर, वो अपने गुरु की मृत्यु का बदला लेता है और इस प्रकार बंदा बहादुर और बहादुर शाह के एक युद्ध है, आपस का झगड़ा है। एक लोहगढ़ की किला का नाम आता है, याद रखेंगे, लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने ही बनाया था। और जब बहादुर शाह सिख केंद्रों पर कब्जा करता है, बंदा बहादुर के खिलाफ लड़ता है, तब वह लोहगढ़ के किले पर कब्जा करता है। लोहगढ़ का किला बंदा बहादुर यहाँ पर रह रहा था, अपना व्यवस्था शासन बना रखा था। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, अंबाला के पास है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम पॉइंट, मुगलों के विरुद्ध सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के पश्चात प्रारंभ हुआ। यहां हम बात बता रहे हैं कि किस तरह से औरंगजेब के समय काल में ही सिखों के विरुद्ध जो एक युद्ध था वो प्रारंभ हो गया था। गुरु तेग बहादुर के पश्चात गुरु गोविंद सिंह गद्दी के उत्तराधिकारी बने। बहादुर शाह को जनता शाह बेखबर कहती थी। 27 फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्र थे, जिनके मध्य सत्ता के लिए संघर्ष होता है। और इस
संघर्ष में जहांदर शाह जो होते हैं उन्हें अगला मुगल सम्राट बनाया जाता है। यहाँ पर एक बात इतिहास में लिखी है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद चारों पुत्रों के मध्य जब सत्ता के लिए संघर्ष होता है तब वह 1 माह तक अपने पिता के शव को दफनाना भूल जाते हैं। बहादुर शाह का बड़ा पुत्र जहांदर शाह इसके पश्चात गद्दी पर बैठता है। मुगलों का पतन औरंगजेब के पश्चात पहला शासक बहादुर शाह बना, दूसरा शासक जहांदर शाह बना। जहांदर शाह अत्यंत भ्रष्ट नैतिक आचरण वाला था, उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये जहांदर शाह के संदर्भ में कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर लाल कुंवर नामक एक वेश्या थी, उसका बड़ा नियंत्रण था। इसके साथ ही साथ इसका एक वजीर था जुल्फिकार खां, जिसने इजारा व्यवस्था प्रारंभ की थी। एक इजारा व्यवस्था से तात्पर्य है कि ठेके पर लगान की वसूली। ठेके पर लगान की वसूली को क्या कहते हैं? इजारा पद्धति कहते हैं। और इससे भी तमाम आवाम जो था वो मुगलों से नाराज था। ये भी एक पतन का कारण है। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखियर 1713 में बादशाह बना। अब जब लाल कुंवर जैसी महिला का हस्तक्षेप होगा, उसके कहने पर उच्च पदों पर नियुक्ति होगी, तब दूसरे कुछ राज्य में जो वजीर और लोग होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। और इसी समय सैयद बंधुओं का उदय होता है और जो जहांदर शाह को हटाकर फर्रुखियर को गद्दी पर बिठा देते हैं। सैयद बंधु 2 लोग हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ये 2 भाई हैं जो फर्रुखियर को गद्दी पर बिठाते हैं। इन्हें किंग मेकर भी कहा गया है और किंग मेकर द्वारा गद्दी पर बिठाने वाला पहला मुगल सम्राट फर्रुखियर होता है। अब्दुल्ला खां को फर्रुखियर वजीर का पद देता है, अपना वजीर नियुक्त करता है, और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद देता है। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जोधपुर का जो राजा अजीत सिंह है वह अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखियर से कर देता है। इस तरह से एक जी वैवाहिक संबंध। यहां पर जोधपुर का राजा अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखियर से कर देता है। अब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि शाही फरमान जारी करना। ये फर्रुखियर का ही समय था जो वह अपना शासन काल में एक शाही फरमान जारी करता है, अर्थात कहता है कि 3000 रुपये दे के, वार्षिक रूप से 3000 दे के अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर सकते हैं और 10,000 रुपये दे के सूरत में व्यापार कर सकते हैं। ऐसा शाही फरमान जिसका खमियाजा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है, सिक्कों को ढालने की भी इजाजत दे देता है। समझ सकते हैं किस तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य किया जा रहा है। अब सैयद बंधु फर्रुखियर को बनाते हैं, आपस में राय नहीं मिलती है, बात नहीं बनती, और सैयद बंधु फर्रुखियर को गद्दी से हटाने के पश्चात रफ़ी उद दरजात को गद्दी पर बैठाते हैं। यह सबसे कम उम्र या कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट बना। 3 माह
4 दिन। क्लास में बताया गया है, आप समझ रहे हैं। 3 महीना 4 दिन रफ़ी उद दरजात गद्दी पर बैठता है। 28 फ़रवरी को बैठता है 1719, और 4 जून 1719 तक गद्दी पर बैठता है। 3 महीना 4 दिन, सबसे कम समय तक बैठने वाला। इसकी मृत्यु जो थी वो टीबी रोग से होती है। क्वेश्चन आ चुका है। 6 रोग जिसे कहते हैं टीबी से मृत्यु होने वाला रफ़ी उद दरजात। और इसके पश्चात सैयद बंधु सैयद बंधु जो हैं वो रफ़ी उद दौला को गद्दी पर बिठाते हैं। शायद यहाँ लिखने में मिस्टेक है, गड़बड़ हुआ है। आपको जो मैं बता रहा हूँ, एक स्लाइड बीच में से गड़बड़ हो गई है लग रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे। रफ़ी उद दरजात के बाद रफ़ी उद दौला को गद्दी पर बिठाता है, और इसका समय 3 महीना 11 दिन। 3 महीना 11 दिन ये गद्दी पर बैठता है, सैयद बंधुओं द्वारा बैठाया जाता है। इसे शाहजहां सेकंड की उपाधि दी गई। शाहजहां फर्स्ट, ये क्या है? शाहजहां सेकंड। दूसरा सबसे कम उम्र तक, सबसे कम समय तक शासन करने वाला। उसकी मृत्यु तो टीबी से हुई थी, इसकी मृत्यु पेचिश से हुई। किसकी? रफ़ी उद दौला। ये अफीम का बड़ा आदी था, ये इसके बारे में कहा गया है। और रफ़ी उद दौला के पश्चात सैयद बंधु गद्दी पर बैठाते हैं मोहम्मद शाह को। इसी को कहा गया मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन आता है, रंगीला की उपाधि किसे दी गई है? मोहम्मद शाह को। तो समझ गए बच्चों कि रफ़ी उद दौला के पश्चात गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को एक और नाम से जाना गया है, रोशन अख्तर। रोशन अख्तर के नाम से, अख्तर के नाम से किसे जाना गया है? मोहम्मद शाह को। तो हम देख रहे हैं कि सैयद बंधु ने कितने मुगल सम्राटों को गद्दी पर बैठाया? फर्रुखशियर, दरजात, दौला और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के काल में ही सैयद बंधु मुगल दरबार की राजनीति के शिकार होते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। सीधा सा प्रश्न बनता है, किंग मेकर जिनका इतना नाम, और उनकी हत्या किस शासक के काल में की जाती है? रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह या रंगीला के शासन काल में? मोहम्मद शाह है बहादुर शाह का जो छोटा बेटा था जहान शाह, उसका पुत्र है। 4 बेटे थे, उसमें जहान शाह का ये पुत्र है। बड़ा ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, इसी कारण इसको रंगीला कहा गया। भाई इसी के समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। ये क्वेश्चन आता है, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। एक इसका वजीर था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क, इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी 1739 में। सीधा सा प्रश्न है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की जो स्थापना की थी वो निजामुल मुल्क ने की थी। उसका डेट देख लेंगे, शायद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। और इसी समय सादत खान ने अवध की एक स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी। स्वतंत्र रूप से स्थापना, हैदराबाद की नींव पड़ी, अवध की नींव सादत खान ने डाली। और इसी के समय में एक महत्वपूर्ण घटना है
कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, इसका 1739 है। वहाँ थोड़ा सा गलती हुआ, देख लेंगे उसको। तो नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। इसे ईरान ईरान को ही बच्चों फारस भी कहा गया है, फारस का नेपोलियन कहा गया। वापसी के समय नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा ले गया था, वही कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। मलिक काफूर का नाम आना, रणजीत सिंह, और इस समय महारानी के तख्ते ताउस से निकाला गया उनके मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। नादिर शाह के बाद जो आक्रमण हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली का हुआ था, जिसे दुर्रे दुरानी कहा गया है। पूछा गया है कि दुर्रे दुरानी किसे कहा गया है, किसको उपाधि दी गई है? अहमद शाह अब्दाली को। अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। पानीपत के तृतीय युद्ध अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था। अब अगर हम बात करें कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। अहमद शाह मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। अहमद शाह के शासनकाल में राज्य की संपूर्ण व्यवस्था राजमाता ऊधमबाई के हाथों में थी। यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं जैसे लाल कुंवर के हाथों में शासन की व्यवस्था थी, वैसे ही जो ऊधमबाई थी वो एक नर्तकी थी। अहमद शाह का माता जन्म दिया था, मोहम्मद शाह से विवाह हुआ था इस नर्तकी का, और इसके शासनकाल में सेना को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं था। शाही सामान बिकने लगा था और अनेक स्थानों पर अहमद शाह के समय अनेक स्थानों पर वेतन न मिलने के कारण सेना ने विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ बताना है कि कामकाज जो शासन का था राजमाता ऊधमबाई के हाथों में होना और पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाना। ये क्वेश्चन आया गया है कि किसके शासन काल में सेना को वेतन देने का पैसा नहीं था, शाही सामान बिकने लगा था, तो हम कहेंगे अहमद शाह। अहमद शाह के पश्चात आलमगीर सेकंड गद्दी पर बैठता है। इसका एक और नाम है अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन किसका नाम है? आलमगीर सेकंड का। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर सेकंड। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड था। अब आलमगीर सेकंड की हत्या उसके वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा करवा दी जाती है और उसकी लाश को लाल किले के पीछे जमुना नदी में नंगा करके फेंक दिया जाता है। किस प्रकार से पतन का रूप दिख रहा है, कैसे वजीरों की शक्ति का बढ़ जाना, विलासता पूर्वक जीवन होने के कारण राजकाज पर ध्यान न देना और नष्ट हो जाना, और किस तरह से हत्या हो रही है। अब आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात शाह आलम सेकंड गद्दी पर बैठता है, जिसका वास्तविक नाम जो था वो अली गोहर। क्वेश्चन आता है कि अली गोहर के नाम से कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता है? तो हम कहेंगे शाह आलम सेकंड।
इसके समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध जो हुआ था वो शाह आलम सेकंड के समय में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1765 जो हुआ था, तब मुगल सम्राट शाह आलम उस संयुक्त सेना का एक हिस्सा थे। एक तरफ हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ 3 लोग मिलकर इस युद्ध को लड़ते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये संयुक्त सेना जो 1761 बक्सर का युद्ध होता है। और अंततः जो शाह आलम 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा शाह आलम द्वितीय ने अपना शेष जीवन ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी होकर बिताया। 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। अब शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। इसके पश्चात अकबर सेकंड, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर सेकंड अगला मुगल सम्राट बना, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आता रहता है कि अंग्रेजों में के संरक्षण में बनने वाला। अब भाई इससे पहले जो है शाह आलम सेकंड, उसको अंग्रेजों ने बनाया नहीं है सम्राट। हाँ, उनके समय हार गया, उनके अंडर में आ गया, परंतु इसके पश्चात अकबर सेकंड जो है वो सीधे सीधे बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह। और इसके समय बादशाहत मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गई और 1837 में अकबर सेकंड की मृत्यु हो गई। अकबर सेकंड से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास में बनता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठता है। ये अंतिम मुगल सम्राट था जो जफर नाम से शायरी लिखा करता था। 1857 की क्रांति के समय यही भारत का मुगल बादशाह था। जब मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है तो दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल सम्राट जो लाल किले में जिसकी बादशाहत सिमटी हुई थी, क्रांतिकारी हिंदुस्तान का तमाम आवाम दिल्ली पहुंचकर उसे आजाद करके हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देता है। एक साल तक क्रांति लमसम रहती है पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह। और अगर हम इनकी बात करें कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनकी पत्नी जीनत महल और अंग्रेज अधिकारी हटसन द्वारा इनको बंदी बनाया जाता है और काले पानी की सजा दी जाती है और इनको रंगून भेज दिया जाता है। यहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गजल लेखक थे, उर्दू में लिखा करते थे बड़ा अच्छा, इसीलिए इनको जफर कहा गया है। इनकी मज़ार मैयत रंगून में ही है। रंगून उस समय बर्मा की राजधानी, बर्मा का नाम इस समय म्यांमार की राजधानी वर्तमान में नाय पाय ताय है। इस प्रकार मुगलों का पतन और अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर कब्जा। 1862 में मृत्यु जो होती है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, बड़ी प्रसिद्ध नज्म है उनकी एक, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। इसके साथ ही बच्चों आज का ये लेक्चर मुगलों के पतन उनसे संबंधित प्रमुख प्रश्नों पर समाप्त होता है। पुनः हम लोग फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।